कहानी है तुम मेरे कौन हो, कहीं तुम्हें दम का रोग तो नहीं हो गया। मैंने भी प्रत्युत्तर में प्रश्न दाग दिया। मेरा मजाक उसके गले में फांस जैसा अटक जाएगा। मुझे नहीं पता था, तुम्हें लग रहा है कि मैं तमाशा कर रही हूँ। मैं अपने मन की बात समझाना चाह रही हूँ और तुम समझ रहे हो। संध्या का स्वर रुंध जाएगा मुझे पता नहीं था। सहसा मुझे रुकना पड़ा। हंसती खेलती संध्या इतनी परेशान भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संध्या मेरे पापा के दोस्त की बेटी है और मेरे बचपन की साथी है। हमने साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और जीवन के कई उतार चढ़ाव भी साथ साथ पार किए हैं। ऐसा क्या हो गया उसके साथ? हो सकता है उसके पापा ने कुछ कहा हो, लेकिन पापा के साथ पूरी उम्र दम नहीं घुटा तो अब क्यों दम घुटने लगा? 2 दिन बाद मैं फिर संध्या से मिला तो क्षमायाचना कर कुछ जानने का प्रयास किया। ऐसा क्या है संध्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब क्या मुझे भी रुलाओगी तुम? मेरी वजह से तुम क्यों रोओगे? तनिक रुकना पड़ा मुझे। सवाल गंभीर और जायज भी था। भला मैं क्यों रोऊंगा? मेरा क्या रिश्ता है संध्या से? संध्या की माँ का एक्सीडेंट, उनका देर तक अस्पताल में इलाज और फिर उनकी मौत। संध्या का अकेलापन, संध्या के पापा का पुनर्विवाह और फिर उनका भी अलगाव। कोई नाता नहीं है मेरा संध्या से, फिर भी कुछ तो है जो मुझे संध्या से बांधता है। तुम मेरे कौन हो रजत? पता नहीं। तुम्हारे सवाल से तो मुझे दुविधा होने लगी है और विचार करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। तनिक क्रोध आ गया मुझे, यह सोचकर कि कौन है जो हमारे रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया? अच्छी बात है, नहीं मिलूंगा मैं तुमसे। पता नहीं कैसे लोगों में उठती बैठती हो आजकल। लगता है किसी मानसिक रोगी की संगत में हो जो खुद तो बीमार होगा ही तुम्हारा भी दिमाग खराब कर रहा है। और इतना कहकर मैंने हाथ में पकड़ी किताब पटक दी। यह लाया था तुम्हारे लिए, पढ़ लो और अपनी सोच को जरा स्वस्थ बनाओ। मैं तैश में उठकर चला तो आया पर पूरी रात सो नहीं सका। भैया भाभी और पिताजी पर भी मेरी बेचैनी खुल गई। बातों बातों में उनके होठों से निकल गया, संध्या के रिश्ते की बात चल रही थी। क्या हुआ उसका? उस दिन भाई साहब बात कर रहे थे कि जन्मपत्री मिल गई है। लड़के को लड़की भी पसंद है, दोनों अच्छी कंपनी में काम करते हैं। क्या हुआ, बात आगे बढ़ी कि नहीं? मुझे तो पता नहीं कि संध्या के रिश्ते की बात चल रही है। क्या संध्या ने भी नहीं बताया? भाई साहब तो बहुत उतावले हैं इस रिश्ते को लेकर, कि लड़का उसी के साथ काम करता है। मयूर नाम है उसका, जाति भी एक है। अरे भाभी, आपको इतना सब पता है और मुझे इसका क ख ग भी पता नहीं। इतना कहकर मैं भाभी का चेहरा देखने लगा और भौचक्का सा अपने कमरे में चला आया। पता नहीं चला कब भाभी भी मेरे पीछे कमरे में चली आई। रजत, क्या सचमुच तुम कुछ नहीं जानते? हाँ भाभी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। क्यों? संध्या ने नहीं बताया? तुमसे तो उसकी अच्छी दोस्ती है, जरा जरा सी बात भी एक दूसरे के साथ तुम बांटते हो। भाभी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मगर यह सच है। आजकल संध्या परेशान बहुत है। पिछले 3-4 दिनों में हम जब भी मिले हैं बस हम में झगड़ा ही हुआ है। मैं पूछता हूँ तो कुछ बताती भी नहीं है। हो सकता है वह लड़का मयूर ही उसे परेशान कर रहा हो। उसने कहा भी था कुछ, सहसा याद आया मुझे, दम घुटने जैसा कुछ कहा था। उसी बात पर तो झगड़ा हुआ था। सब समझ आने लगा मुझे। हो सकता है वह लड़का संध्या को पसंद न हो, वह संध्या की हर सांस पर पहरा लगा रहा हो। बचपन से जानता हूँ न संध्या को, जरा सा भी तनाव हो तो उसकी सांस ही रुकने लगती है। तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ रजत, भाभी बड़ी बहन का रूप लेकर बोली। संध्या तुम्हारी अच्छी दोस्त है या उससे ज्यादा भी है कुछ? अच्छी मित्र है। यह कैसी बातें कर रही हैं आप? कल संध्या भी पूछ रही थी कि मैं उसका क्या लगता हूँ, जैसे वह जानती नहीं कि मैं उसका क्या हूँ। तुम तो पढ़े लिखे हो ना? भाभी बोली। MBA हो, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, सबको समझा कर चलते हो। क्या मुझे समझा सकते हो कि तुम संध्या के क्या हो? हम दोनों बचपन के साथी है, बहुत कुछ साथ साथ सहा भी है। भाभी बात को बीच में काट कर बोली। अच्छा बताओ, क्या 2 पल भी बिना संध्या को सोचे कभी रहे हो? नहीं रहा। तो क्या उसके बिना पूरा जीवन जी लोगे? उसकी शादी कहीं और हो गई तो?
भाभी, मैं संध्या को किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए ऐसा सपना ही नहीं देखा। उसका सुख ही मेरे लिए सब कुछ है। वह जहाँ रहे सुखी रहे बस। तुमने उससे पूछा, वह मयूर को पसंद करती है? नहीं न, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जिसके साथ उसके पिता ने जन्म कुंडली मिलाई है, क्या उसके साथ उसके विचार भी मिलते हैं? नहीं जानते न तुम उसका सुख दुख जानते ही नहीं तो उसे सुखी रखने की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? एक बार तो उससे खुलकर बात कर लो। बहुत देर न हो जाए रजत। भाभी का हाथ मेरे सिर पर आया तो लगा एक ममतामयी सुरक्षा कवच उभर आया मन के आसपास। क्या भाभी मेरा मन पहचानती है? लगा चेतना पर से कुछ हट सा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संध्या ना कर देगी। भाभी बोली, कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। कम से कम दिल की बात कहो तो सही। तुम डरते हो तो मैं अपनी तरफ से बात छेड़ूं। मुझे डर है रजत, कहीं ऐसा ना हो कि वह इतनी दूर चली जाए कि तुम उसे देख भी न पाओ। सवाल अनपढ़ या पढ़े लिखे होने का नहीं है। कुछ सवाल इतने भी आसान नहीं होते जितना तुम सोचते हो, क्योंकि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी अक्सर कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। संध्या को तो अनपढ़ कह दिया। तुम ही कौन से पढ़े लिखे हो? जरा समझाओ मुझे। किंकर्तव्य विमूढ़ मैं भाभी को देखता रहा। मेरा मन भर आया। अपने भाव छिपाने चाहे लेकिन प्रयास असफल रहा। भाभी से क्या छिपाऊं? शायद भाभी मुझसे ज्यादा मुझे जानती हैं और संध्या को भी। रजत, तुम आज ही संध्या से बात करो। मैं शाम तक का समय तुम्हें देती हूँ, वरना कल सुबह मैं संध्या से बात करने चली जाऊंगी। अरे जाति नहीं मिलती न सही, दिल तो मिलता है। वह ब्राह्मण है, हम ठाकुर हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब उसे साथ ही लेना है तो उसके लायक बनने की जरूरत ही क्या है? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती बच्चे की तुम इसे यूं ही गंवा दो। और इतनी छोटी भी नहीं कि सोचो बस खत्म हुई ही समझो। पल पल भारी पड़ता है जब कुछ हाथ से निकल जाए। रजत, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं भाभी की गोद में समा कर रो पड़ा। पिछले 10 सालों में माँ बनकर भाभी ने कई बार दुलारा है। जब भाभी इस घर में आई थी तब मैं 16-17 साल का था। डरता भी था, पता नहीं कैसी लड़की घर में आएगी, घर को घर ही रहने देगी या शमशान बना देगी। और अब सोचता हूँ कि मेरी यह नन्ही सी माँ न होती तो मैं क्या करता। तुम बड़े कब होगे रजत? चीखी थी भाभी। मुझे बड़े होने की जरूरत ही नहीं है, आप हैं न। अगर आपको लगता है बात करनी चाहिए तो आप बात कर लीजिए। मुझ में हिम्मत नहीं है। उनकी ना, उनकी हाँ, आप ही पूछकर बता दें। डरता हूँ, कहीं दोस्ती का यह रिश्ता हाथ से ही न फिसल जाए। इस रिश्ते को तो यूं भी तुम्हारे हाथ से फिसलना ही है। जितनी पीड़ा तुम्हें संध्या की वजह से होती है वह तब तक कोई अर्थ रखती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। उसके बाद यह पीड़ा तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी और संध्या के लिए भी। रजत, तुम एक बार तो संध्या से खुद बात कर लो, अपने मन की कहो तो सही। भाभी, आप सोचिए तो, उसके पापा नहीं मानेंगे तो क्या संध्या उनके खिलाफ जाएगी? नहीं जाएगी, इसलिए कि अपने पापा का कहना वह मरकर भी निभाएगी। मेरे प्रति अगर उसके मन में कुछ है भी तो उसे हवा देने की क्या जरूरत? क्या संध्या यह सब कुछ सह लेगी? इतना आसान होगा नहीं, जितना तुम मान बैठे हो। भाभी गुस्से से मेरे हाथ झटक कर चली गई, और सामने चुपचाप कुर्सी पर बैठे अपने भाई पर मेरी नजर पड़ी, जो न जाने कब से हमारी बातें सुन रहे थे। क्या लड़के हो तुम? भाभी का पल्ला पकड़ कर रो तो सकते हो पर संध्या का हाथ पकड़ एक जरा सा सवाल नहीं पूछ सकते। आदमी बनो रजत, हिम्मत करो बच्चे, चलो उठो, नहा धोकर नाश्ता करो और निकलो घर से। आज इतवार है और संध्या भी घर पर ही होगी। हाथ पकड़कर संध्या को घर ले आओगे तो भी हमें मंजूर है। भैया भाभी के शब्दों का आधार मेरे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था, लेकिन एक पतली सी रेखा संकोच और डर की मैं पार नहीं कर पा रहा था। किसी तरह संध्या के घर पहुंचा। बाहर ही उसके पापा मिल गए। पता चला संध्या की तबीयत अच्छी नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ उसे। कहती है सांस ही नहीं आती। रात भर फैमिली डॉक्टर पास बैठे रहे। क्या करूं मैं? अच्छी भली थी, पता नहीं क्या होता जा रहा है इसे। अंकल, आपको पता तो है कि घबराहट में संध्या को दम घुटने जैसा अनुभव होता है। उस दिन मुझसे बात करनी भी चाहिए थी पर मैंने ही मजाक में टाल दिया था। तो तुम उससे पूछो।
बात करो। मैं संध्या के पास चला आया और उसकी हालत देख घबरा गया। तीन तीन तकिए पीठ के पीछे रखे वह किसी तरह शरीर को सीधा रख सांस खींचने का प्रयास कर रही थी। एक एक सांस को तरसता इंसान कैसा दयनीय लगता है। मैंने पहली बार जाना था। आंखें बाहर को फट रही थी मानो अभी पथरा जाएंगी। उसकी यह हालत देखकर मैं रो पड़ा था। सच ही कहा था भाभी ने कि मेरा संध्या के प्रति स्नेह और ममता इतनी भी सती नहीं जिसे नकारा जा सके। दोनों हाथ बढ़ाकर किसी तरह हाफते शरीर को सहारा देना चाहा। क्या करूं मैं जो संध्या को जरा सा आराम दे पाऊं। माथा सहलाकर पसीना पोंछा। ऐसा लग रहा था मानो अभी संध्या के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। दम घुट जो रहा था। संध्या, संध्या क्या हो रहा है तुम्हें? बात करो न मुझसे। दोनों हाथों में उसका चेहरा लेकर सामने किया। आत्मग्लानि से मेरा ही दम घुटने लगा था। उस दिन संध्या कुछ बताना चाह रही थी तो क्यों नहीं सुना मैंने। अचानक ही भीतर आते पापा की आवाज सुनाई दी। संध्या, देखो, तुमसे मिलने मयूर आया है। पापा के स्वर में उत्साह था। शायद भावी पति को देख संध्या को चैन आएगा। एक नौजवान पास चला आया और उसका अधिकारपूर्ण व्यवहार ऐसा मानो बरसों पुराना नाता हो। मेरे मन में एक विचित्र भाव जाग उठा, जैसे मैं संध्या के आसपास कोई अवांछित प्राणी था। क्या बात है संध्या, कल अच्छी भली तो थी तुम, अचानक ऐसा कैसे हो गया? सवाल पर सवाल, उत्तर न मिलने पर भी एक और सवाल। कल शाम तुम्हारा इंतजार करता रहा। नहीं आना था तो एक फोन तो कर देती। दीदी और जीजाजी तुम्हारी वजह से नाराज हो गए हैं। उन्हें फोन करके सॉरी बोल देना। जीजाजी को कहकर न आने वालों से बहुत चिढ़ है। मुझे मयूर एक संवेदनहीन इंसान लगा। संध्या पर पड़ती उसकी नजरों में अधिकार भावना अधिक थी और चिंता कम। यह इंसान संध्या से प्यार ही कहाँ कर पाएगा, जिसे उसकी तकलीफ पर जरा भी चिंता नहीं हो रही। संध्या रो पड़ी थी और अगले पल उसका समूचा अस्तित्व मेरी बाहों में आ समाया और मेरी छाती में चेहरा छिपा कर वह चीख चीख कर रोने लगी। संध्या के पापा अवाक थे। मयूर की पीड़ा को मैं नकार नहीं सकता। जिसकी होने वाली बीवी उसी की ही नजरों के सामने किसी और की बाहों में समा जाए। कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर शायद इसी एक पल का इंतजार कर रहे थे। संध्या ने पीड़ा की स्थिति में अपना समूल मुझे सौंप दिया था और मेरे शरीर पर उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था। स्पर्श की भाषा कभी कभी इतनी प्रभावी होती है कि शब्दों का अर्थ ही गौण हो जाता है। मेरे हाथों में क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा अवश्य था जिसने संध्या की उखड़ी सांसों को आसान बना दिया था। मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ना उसका एक उत्तर था जिसकी मुझे भी उम्मीद थी। मुझे पता ही नहीं चला कब मयूर और पापा कमरे से बाहर चले गए। गले में ढेर सारा आवेग पीते हुए मैंने संध्या के बालों में उंगलियां डाल सहला दिया। देर तक संध्या मेरी छाती में समाई रही। सांस पूरी तरह सामान्य हो गई थी, जिस पर मैं भी हैरान था और संध्या के पापा भी। तुमने पूछा था ना, मैं तुम्हारा कौन हूँ? कल तक पता नहीं था, आज बता सकता हूँ। चुप थी संध्या, और उसके पापा भी चुप थे। मुझे वे प्रकृति के आगे नतमस्तक से लगे। संध्या की सांसें अगर मेरी नजदीकियों की मोहताज थी तो इस सच से वे आंखें कैसे मोड़ लेते। मुझे बताया क्यों नहीं तुम दोनों ने? बचपन से साथ साथ हो और एक दूसरे पर इतना अधिकार है तो। अंकल मुझे भी पता नहीं था, आज ही जान पाया। और इसी के साथ मेरा गला रुंध गया था। मुझे अच्छी तरह याद है जब संध्या की मां की मौत के कुछ साल बाद उसके पापा ने अपनी बहन के दबाव में आकर पुनर्विवाह कर लिया था। तब वह कितने परेशान थे। संध्या और उसकी नई मां के बीच तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। तब अक्सर मेरे सामने रो दिया करते थे, अपनी जाति अपनी ही जाति होती है, यह औरत हमारी जाति की नहीं है, इसीलिए हम में घुल मिल नहीं पाती। अंकल आप अपनी जाति से बाहर भी तो जाना नहीं चाहते थे ना? और मैं भी नहीं चाहता था मेरी वजह से संध्या आपसे दूर हो जाए, क्योंकि आपने संध्या के लिए अपने सारे सुख भुला दिए थे। तो क्या उसका बदला मैं संध्या के जीवन में जहर घोल कर लूंगा? मैं उसका बाप हूँ। जो मैंने किया वह कोई एहसान नहीं था। कैसे नादान हो तुम दोनों। संध्या को गले लगाकर अंकल रो पड़े थे। हम तीनों ही अंधेरे में थे, कहीं कोई पर्दा नहीं था, फिर भी एक काल्पनिक आवरण खुद पर डाले बस जिए जा रहे थे हम।
डरने लगा हूं अब वह पल सोचकर, जब संध्या सदा सदा के लिए जीवन से चली जाती। तब शायद यही सोच सोचकर जीवन नरक बन जाता कि एक बार मैंने बात तो की होती, एक बार तो पूछा होता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।